नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ऐसे उतार चढ़ाव कि नीतीश सरकार संकट में है और कभी भी गिर सकती है। नीतीश कुमार ने कुछ महीने पहले जब भाजपा से गठबंधन तोड़कर लालू यादव के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, तो वह प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनने के सपने ले रहे थे और उन्होंने बाकायदा इसकी कोशिश भी शुरू की थी। वह अन्य दलों के मुख्यमंत्रियों से मिले थे और अन्य दलों के नेताओं से भी मिले थे। लालू यादव ने नीतीश कुमार का जो गुब्बारा फुलाया था, वह कुछ महीनों के भीतर ही फूट रहा है। उसकी हवा निकल रही है। खुद की जनता दल यू पार्टी ही बिखराव के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। गठबंधन में भी अंतर्कलह और अविश्वास पैदा हो गया है, जबकि राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अभी करीब करीब 3 साल बचा हुआ है। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। हर पार्टी चुनाव की आपातकालीन तैयारी में जी जान से जुट गई है। नेताओं की बयानबाजी, उनके आचरण और कार्यक्रमों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि सरकार के कार्यकाल को लेकर वे किसी तरह भी आश्वस्त हैं। चुनावों की तैयारी में लग गए हैं सब। जदयू के भीतर भी बगावत शुरू हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सबकी सहमति लेकर के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं तोड़ा। जदयू के अनेक बड़े नेता भाजपा के साथ ही गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में थे। पहले जदयू के दिग्गज नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की पोल खोल रहे हैं। वह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसके अंदर यह चर्चा हो कि किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा गया। उधर राजद कोटे के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह भी लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार का आगामी रुख क्या होगा, वे कब तक गठबंधन में रहेंगे या गठबंधन को एकजुट रख सकेंगे, इसे लेकर भी अब भ्रम की स्थिति विधायकों में पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ संकेत आ रहे हैं कि वह दल बदल से सरकार बनाने की बजाय चुनाव में जाना पसंद करेगी। भाजपा अपनी सरकार बनाने की कोशिश की बजाय जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाने में जुट गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अब चुनाव के डर से जदयू के विधायक नीतीश कुमार से जुड़े रहते हैं तो वह अलग बात है, लेकिन बगावत तो राजद में भी हो सकती है। ऊपरी तौर पर भले ही शांति दिख रही है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर राजद नेतृत्व से अधिकतर राजद विधायक संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक सत्ता की असली बागडोर से आरजेडी को दूर रखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने उन बोर्डों, निगमों और आयोगों के पदों को भी नहीं भरा है जिनमें आरजेडी अपने नेताओं को जगह दिला सके। इसलिए राजद विधायकों और कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। जब सत्ता मिली है, करीब करीब साल होने वाला है, तो सत्ता की रेवड़ी भी तो बटनी चाहिए। सत्ता की रेवड़ी तो उनके हाथ में अभी तक आई नहीं, इसलिए असंतोष पैदा होना शुरू हो चुका है राजद के विधायकों में। राजद और जदयू के नेताओं ने खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी शुरू कर दी है। इससे ऐसा लगता है कि जदयू और राजद का इरादा सरकार चलाना नहीं,
बल्कि अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखने का है। उन्हें अंदेशा है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर चुनाव की नौबत आती है तो वोट बैंक बचा रहना चाहिए, वह कहीं भारतीय जनता पार्टी छीन कर न ले जाए। राजद कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर जो टिप्पणी आई, उसके खिलाफ जदयू के नेताओं ने खूब बयानबाजी की, लेकिन चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम रहे, जातीय रंग देते रहे। इसके बावजूद राजद प्रमुख की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई हुई, न सरकारी स्तर पर न पार्टी स्तर पर। इसके कुछ ही दिन बाद राजद कोटे के ही एक और मंत्री आलोक मेहता ने भी जातीय उकसावे वाला बयान दिया। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि जिन्हें आज 10% में गिना जाता है, वे पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। यह टिप्पणी ब्राह्मणों ठाकुरों के खिलाफ थी। लेकिन भारी आलोचना के बावजूद राजद नेतृत्व ने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वैसे आलोक मेहता पर नहीं हुई। बल्कि कुछ ही दिन बाद 2 फरवरी को पूर्व समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद, जिन्हें पिछड़े वर्गों का प्रसिद्ध राजनीतिक मसीहा माना जाता है, उनकी जयंती पर आलोक मेहता ने बयान को और विस्तार दे दिया, जब उन्होंने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब यह राजनीति 90 और 10 वाली जो नारेबाजी शुरू हुई थी, वह मंडल कमीशन के वक्त की है, उसे अब दोहराया गया। वैसे तो इस तरह के उन्मादी बयान की इन दिनों बिहार में झड़ी लगी हुई है और छोटे स्तर के नेताओं को ऐसी बयानबाजी करने की पूरी छूट दे दी गई है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के खिलाफ बयान इसलिए दिया था ताकि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ खड़ी हो रही पिछड़ी जातियों को फिर से ध्रुवीकरण करके अपने साथ जोड़ा जाए। आलोक मेहता के बयान को लेकर तो सभी जानते हैं कि बिहार की सत्ता की कमान पिछले 33 सालों से पिछड़ी जातियों के नेताओं के हाथ में है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत विधानसभा से पंचायती राज तक प्रमुख राजनीतिक पदों पर पिछड़े वर्गों का स्पष्ट प्रभुत्व है। इसके बावजूद दशकों पुराना वोट हमारा, राज तुम्हारा जैसे स्वर्ण समुदाय की ओर इशारा करने वाले आक्रामक नारे लगवाने का क्या अर्थ है, सिवाय इसके कि हिंदू समाज में लगातार कमजोर पड़ रहे अगड़ा पिछड़ा ध्रुवीकरण में नई जान फूंकी जा सके और भाजपा की ओर जाने से संभावित पिछड़े वर्गों के वोटों को रोका जा सके और उसे अपनी तरफ मोड़ा जा सके। इन दोनों मंत्रियों के बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और अगर पिछड़ी जातियां हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के पीछे खड़ी होती हैं तो मंडल राजनीति का अंतिम संस्कार हो जाएगा। मध्यावधि चुनाव का आभास सबको हो रहा है क्योंकि महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन इनके दिल नहीं मिले। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरे नए वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।